नरेंद्र मोदी क्या अब इस पर आ गए हैं कि अगर वो 5 राज्यों के चुनाव में अपनी सुनिश्चित हार को देखते हुए ईडी के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा मशहूर लिंगायत नेता, नरेंद्र मोदी से ज्यादा राजनीतिक अनुभव रखने वाले और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को ले जाने वाले, वहां पर कमल खिलाने वाले येदियुरप्पा के साथ जो नरेंद्र मोदी ने किया था, उसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना कि भारतीय जनता पार्टी अगर इन 5 राज्यों में असफल होती है तो वो क्या मुंह लेकर के जाएगी लोकसभा चुनाव। और इसीलिए घबराहट है, और उस घबराहट में नरेंद्र मोदी अपनी तमाम एजेंसियों को लगा करके राजस्थान को किसी तरीके से जीतना चाह रहे। इतना दयनीय प्रधानमंत्री, इतना कमजोर प्रधानमंत्री क्या कभी आपने देखा है? सत्ता के लिए इतना बेबस और लाचार प्रधानमंत्री कभी क्या आपने देखा है कि जो उस सत्ता के लिए वो इस हद तक गिर करके बात करे कि मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब। नमस्कार। देश नीति के इस खास कार्यक्रम में मैं रविकांत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। नरेंद्र मोदी क्या अब इस पर आ गए हैं कि अगर वो 5 राज्यों के चुनाव में अपनी सुनिश्चित हार को देखते हुए ईडी के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो एजेंसियों का इस्तेमाल अब इस हद तक करेंगे कि उन्हें संविधान की मर्यादाओं का कतई ख्याल न रहेगा? क्योंकि आज ही राजस्थान जब चुनाव घोषित हो चुके हैं, तारीखें तय हो चुकी हैं, 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है, उस बीच में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पर ईडी के छापे किस तरफ संकेत करते हैं? क्या ये अघोषित आपातकाल है या ये हार का डर है? और इस हार के डर में नरेंद्र मोदी इस हद तक चले जाएंगे, इसके बारे में कौन सोचता था? बहरहाल नवंबर महीने में 5 राज्यों के चुनाव हैं। मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 5 राज्यों में हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी जीत की सूरत नहीं दिखाई पड़ रही। एक ही राज्य है राजस्थान, जहां पर उसकी कुछ उम्मीदें हैं, और वो भी उम्मीदें रवायत की वजह से, क्योंकि पिछले 3 दशक से राजस्थान में हर 5वें साल सरकार बदल जाती है। लेकिन इसी रवायत और इसी टोटके को ध्यान में रख करके नरेंद्र मोदी ने वहां की सबसे कद्दावर लीडर वसुंधरा राजे तक को किनारे लगा दिया है, और ये काम उन्होंने कर्नाटक में भी किया था। बीएस येदियुरप्पा मशहूर लिंगायत नेता, नरेंद्र मोदी से ज्यादा राजनीतिक अनुभव रखने वाले और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को ले जाने वाले, वहां पर कमल खिलाने वाले येदियुरप्पा के साथ जो नरेंद्र मोदी ने किया था, उसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा। 16 रैलियों और 9 रोड शो के बावजूद नरेंद्र मोदी को जो नतीजा मिला था कर्नाटक में, उसके बाद ही बातें तय हो गई थी कि अब उनके चेहरे पर लोग वोट नहीं करते। ऑर्गेनाइजर ने भी लिखा कि नरेंद्र मोदी के ब्रांड और हिंदुत्व के आधार पर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, इसलिए दूसरी रणनीति बनाई जाए। अब जरा इन 5 राज्यों की स्थिति को आप देख लीजिए। मैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट चलता। मिजोरम, मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, जोरमथंगा वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने तो अभी घोषित रूप से ऐलान कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व में लोगों में गुस्सा है। मणिपुर में जिस तरह से चर्चाएं जलाई गई हैं, जिस तरह से मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसकी कल चर्चा राहुल गांधी ने सतपाल मलिक के साथ अपनी वार्ता में, ये वहां पर 2 मणिपुर हो गए, मैतेई और कुकी, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। राहुल गांधी पिछले दिनों ये भी कहते रहे कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उस आइडिया ऑफ इंडिया को तोड़ने की लगातार साजिश कर रही है, और उसी को बचाने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी।
वो आइडिया ऑफ मणिपुर की भी बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो संघात्मकता है उसका भी सम्मान होना चाहिए। तो मिजोरम में जहां पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, बीजेपी उसमें शामिल है और जो जोरमथंगा है वो एनडीए में शामिल रहे, लेकिन उन्होंने अब दो टूक कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई संबंध नहीं, मोदी के साथ वो बैठ नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वहां पिछली बार 30% वोट लिया था, 5 सीटें उसके पास है और इस बार ज्यादा उम्मीदें मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को कि उससे बेहतर वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए तो वहां पर कोई स्पेस नहीं है। जरा तेलंगाना चलें, सुदूर दक्षिण का वो राज्य जिस दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी दाखिल होने की कोशिश लगातार कर रही है। कर्नाटक में वो कामयाब भी हुए थे, लेकिन येदियुरप्पा की वजह से। कर्नाटक का खास करके जो कोस्टल कर्नाटका है वहां पर वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी चल जाता था। और तेलंगाना जहां पर हैदराबाद है, हैदराबाद उसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की भी है फिलहाल, लेकिन उस राजधानी में उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में सांप्रदायिक रंग दे करके बीजेपी का प्रवेश कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफलता वहां पर भी नहीं मिली। एक और वजह है जिसकी वजह से उनको उम्मीदें हैं, वो है एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी। और दोनों में जिस तरह की साठगांठ चलती है कि वो उनको सांप्रदायिक कहते हैं और वो उनको सांप्रदायिक कहते हैं, असल में दोनों सांप्रदायिक हैं, दोनों ध्रुवीकरण करते हैं। एक हिंदू के नाम पर राजनीति करता है तो दूसरा मुसलमानों के नाम पर राजनीति करता है, लेकिन राजनीति कोई भारत के नाम पर नहीं करता, भले ही पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो। तेलंगाना में हालत तो ये है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है कि अगर वो चुनाव मैदान में आती है तो कांग्रेस को बहुत आसान जीत हासिल होगी। राहुल गांधी की वो रैली जिस समय बंगलौर में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उसके ठीक उसी दिन हजारों नहीं लाखों ने, दसियों लाख लोग उस रैली में थे। सांझ का समय था, दूधिया रोशनी में दूर तक लोग राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ पड़े थे और उस रैली ने ही इस बात को रेखांकित कर दिया था कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भी रैलियां हुई और वो व्यक्ति जो आज सबसे बड़ी ही तो मैं नहीं कह सकता अगर कार्यकर्ताओं के आधार पर कहें, लेकिन इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसका इतिहास इस देश के स्वाधीनता आंदोलन को लड़ने का और अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराने का है, वो कांग्रेस पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका 50 साल का अपना राजनीतिक अनुभव, दलित समाज से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, यानी दक्षिण भारत के हैं, उन्होंने भी जाकर के तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी और अब मुकाबला वहां पर बीआरएस बनाम कांग्रेस पार्टी है, यानी भारत राष्ट्र समिति, केसीआर की पार्टी। लेकिन केसीआर इस समय भ्रष्टाचार से घिरे हुए, एक उनका अपना पर्सनालिटी भी है। जो आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री इस समय जेल में हैं, उसके पीछे का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि जो शराब नीति है दिल्ली की, वो कहीं तेलंगाना से जुड़ी हुई। ये आरोप भी तेलंगाना में लग रहा है और कांग्रेस पार्टी को वहां बढ़त मिलती हुई दिख रही, बीजेपी कहीं नहीं। ऐसे में ये सवाल तो उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इन 5 राज्यों में असफल होती है तो वो क्या मुंह लेकर के जाएगी लोकसभा चुनाव में, और इसीलिए घबराहट है। और उस घबराहट में नरेंद्र मोदी अपनी तमाम एजेंसियों को लगा करके राजस्थान को किसी तरीके से जीतना चाहते हैं। अब जरा और एक छोटे राज्य की चर्चा कर लें, छत्तीसगढ़। वहां पर
भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव, ये जोड़ी बहुत कामयाब जोड़ी। सारा एजेंडा बीजेपी का ध्वस्त हो चुका है और बीजेपी की लीडरशिप वहां पर नहीं है। रमन सिंह जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको नरेंद्र मोदी ने ठिकाने लगा दिया है। हालात ये हैं आज कि नरेंद्र मोदी बीजेपी से भी बड़े हो गए, संघ को भी वो दरकिनार कर देते हैं। मोहन भागवत ने अभी जो परसों कहा, उसमें कहीं वो इशारा था। तो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने समय के और बल्कि अपने से थोड़ा अगर अनुभवशील और जो नेता थे, उन सबको किनारे लगा दिया। बीजेपी वहां पर भी अच्छी हालत में नहीं है। मध्य प्रदेश, जहां पर तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी कमाल कर रही है। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के, शिवराज सिंह चौहान, तमाम घोटालों के आरोप, जिसमें सैकड़ों लोग मर तक गए, व्यापम जैसा घोटाला। और वहां पर नरेंद्र मोदी ने एक और बिसात बिछा दी। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन कुलहस्ते, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो उन्होंने गुजरात का दामाद तक बता दिया। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कभी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कमलनाथ के लिए प्रतिद्वंदी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई थी। वो कभी दीवार पर फांदते हुए नजर आते थे, कभी पीछे अमित शाह के सामने हाथ बांध करके खड़े हुए नजर आते थे जयविलास पैलेस में, जो उनका अपना घर है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की उस समूची जमीन के तमाम लीडर्स को एक दूसरे से लड़ा करके और शिवराज सिंह चौहान को खारिज करने के लिए जो बिसात बिछाई है, वो उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का पलड़ा वहां पर भारी हो चुका है। बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी के चलते और दिग्विजय सिंह की अपनी नर्मदा यात्रा के चलते वहां पर एक किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गोलियां चलाई थी। वहां पर कमलनाथ, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, ये जो तमाम लीडरशिप है, वो मतभेदों के बावजूद बिना मनभेद के एकजुट होकर के चुनाव मैदान में है। और उनके सिपाही सालार, उनके लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार नजर बनाए हुए हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ले दे करके बचता है राजस्थान, और राजस्थान वो राज्य है जहां पिछली बार कांग्रेस पार्टी बहुमत से 1 अंक पीछे रह गई थी। हालांकि बीजेपी और भी ज्यादा पीछे थी, उसको 73 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। तो 200 सदस्यों वाली विधानसभा में, जहां पर यह रवायत है कि हर 5वें साल पर सरकार बदलती है, अशोक गहलोत इस बार मजबूत पड़ते हुए दिखाई पड़े। सचिन पायलट के साथ उनके कुछ मतभेद हुए थे और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने खेल करने की कोशिश तो की थी। सचिन पायलट बगावत करके अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ मानेसर पहुंच गए थे, हरियाणा, जहां पर बीजेपी की सरकार है, खट्टर मुख्यमंत्री है। लेकिन बीजेपी ये कहती रही कि हम इसके पीछे नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। सचिन पायलट लंबे समय तक कशमकश करते रहे, लेकिन अशोक गहलोत ने परिस्थितियों को संभाल लिया। सचिन पायलट लौट आए और आज की तारीख में सचिन पायलट और अशोक गहलोत बिना किसी मनभेद के एकजुट होकर के चुनाव मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी उनकी लीडर वहां पर दिखाई पड़ रही, जो दोनों को जोड़ रहे। अभी कल ही एक और उन्होंने चुनावी वादा किया, बहुत महत्वपूर्ण वादा। कांग्रेस पार्टी जो भी वादे कर रही है, बुनियादी वादे कर रही है, जुमला नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो लिफाफा दिखाते हैं वो खाली होता है, लेकिन हम घर की जो महिला है, उस मुखिया महिला को 10,000 रुपए प्रति वर्ष देंगे, 2-3 किस्तों में। सिलेंडर भी उन्होंने कहा कि हम उसकी संख्या बढ़ा देंगे, जो 500 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। और अशोक गहलोत की एक योजना तो पूरे भारत में चर्चित हुई है, यहां 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है। कोई भी गरीब आदमी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। तो जो लोक कल्याणकारी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी बात की,
प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके ये दिखा दिया है कि ये किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के साथ जो जो दगाबाजी भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। तो राजस्थान में जहां लड़ाई नजदीक होते हुए दिख रही थी, वो भी अब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में झुकती चली जा रही है। उसका एक और कारण है, वो अपनी रणनीति नरेंद्र मोदी, कि वो अपने समय के किसी भी नेता को अपने गिर्द गिर्द देखना ही नहीं चाहते। अजीब किस्म का कॉम्प्लेक्स उनके भीतर है। वसुंधरा राजे को भी वो झुकाना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने जो भी बात की तो आंखों में आंखें डाल करके बात की। वसुंधरा राजे ने दिल्ली की तरफ कुछ नहीं किया, जबकि उनको कहा गया कि वो दिल्ली आकर के राजनीति करें, लेकिन वो राजस्थान में ही राजनीति करना चाहती थी और आज भी वो उसी के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन वहां पर 7 सांसदों को टिकट देकर के वही मध्य प्रदेश वाला दांव खेला है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वो क्या कामयाब हो पाएगा? वसुंधरा राजे के सामने दिया कुमारी को खड़ा किया गया है, राजवर्धन राठौर हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, मेघवाल साहब हैं, कानून मंत्री। ये जो तमाम लोग हैं जिनके अपने मंसूबे, जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं मुख्यमंत्री बनने की हैं, सिर्फ फुटअव्वल जारी है, एक दूसरे के समर्थक झगड़ रहे हैं। और राजस्थान में जो रवायत है, वो रवायत इस बार बदलते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की घबराहट, और जो मैंने मुहावरा कहा था, हिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो उसी हालत में पहुंच गए। ईडी का छापा चुनाव के बीच में अशोक गहलोत के 2 नजदीकी नेताओं पर, उसके बेटे पर ये जो छापा पड़ा है, उससे वो कैंपेन को प्रभावित करना चाहते हैं कि अशोक गहलोत उसमें उलझ जाए और किसी भी तरीके से उनको बदनाम किया जाए। ये जो बदनाम करने की पॉलिसी है, किसी को भी टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, किसी को अर्बन नक्सल कहना, किसी को देशद्रोही बताना, ये तो उनका रोज का काम है। लेकिन कुछ समय के बाद अब इस देश की जनता ने ये समझ लिया है कि ये जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। गोदी मीडिया को तो उन्होंने नियंत्रित किया, लेकिन सोशल मीडिया ने उस सच को सामने ला करके रख दिया है। और यही वजह है कि आज व्यूअरशिप, लोगों के देखने की जो संख्या है, वो ज्यादा सोशल मीडिया पर। मजबूर होकर के नरेंद्र मोदी को भी अपील करने पड़ा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना दयनीय प्रधानमंत्री, इतना कमजोर प्रधानमंत्री क्या कभी आपने देखा है? सत्ता के लिए इतना बेबस और लाचार प्रधानमंत्री कभी क्या आपने देखा है कि जो उस सत्ता के लिए वो इस हद तक गिर करके बात करे कि मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए? और ये वो हैं जिन्होंने पेगासस का इस्तेमाल किया विपक्ष पर, पत्रकारों पर और अपने ही मंत्रियों पर। ये वो हैं जिन्होंने तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, अंबेडकरवादियों को, बुद्धिजीवियों को, संविधानवादियों को जेलों में ठूंस दिया। जिस पत्रकार ने अगर घास की रोटियां खाते हुए लोगों को दिखा दिया नरेंद्र मोदी के उसी गांव में जिसको उन्होंने गोद लिया था, तो उस पर एफआईआर हो गई, उसको जेल भेज दिया गया। ये वो नरेंद्र मोदी है जो अपनी किसी भी आलोचना से डरते हैं, किसी भी सवाल से डरते हैं, लेकिन विपक्ष पर हमला करना, विपक्ष को डराना, ये उनका शगल बन गया है। और चुनाव में वो एनी हाउ जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता जनार्दन है, समझदार है, और वो अपने हित को भूल नहीं सकती। उसने इस बात को समझ लिया है कि किसने जुमले दे करके हमको ठगा था, कौन 15 लाख दे रहा था, और बाद में उसने झुंझुना पकड़ा दिया। उसने कतार में लगा दिया नोटबंदी की, उसने कोरोना में उसका ख्याल नहीं रखा, मरने के लिए छोड़ दिया। लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, लाशें जल रही थीं, तो उन जलती हुई लाशों को अनदेखा करने के लिए तख्तियां लगा दी। नदी के किनारे, गंगा के किनारे जो लाशें पटी हुई थी, उनको कुछ और बता दिया गया। लेकिन बेशर्मी इस हद तक कि वो व्यक्ति कभी अपने उस कमजोरी को स्वीकार नहीं कर सकता।
उसने कभी जिम्मेदारी नहीं महसूस की, तब भी नहीं जब इस देश के बॉर्डर पर चीनी सैनिक घुस गए और उन्होंने भारतीय सैनिकों को मारा, भारत के सैनिक शहीद हुए। तब भी नरेंद्र मोदी ने वही कहा, न कोई घुसा हुआ है न कोई घुसा था। लेकिन उनके ही रक्षा मंत्री उस बात को कहते हैं कि हाँ, चीनी सैनिकों की घुसपैठ हुई। लद्दाख में जाकर के राहुल गांधी ने वहां के लोगों से इस बात को सामने रखा कि कई फरलांग जमीन चीनी सैनिकों ने हड़प ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता का सिर्फ नशा है, और उस नशे में वो किसी को भी भूल जाते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, एक विपक्ष भी होता है। एजेंसियों का काम है कि वो कार्रवाई करे, लेकिन संवैधानिक नजरिए से वो सरकार के इशारे पर। राजस्थान में यही हो रहा है, और कोशिश ये है कि ईडी के जरिए, इनकम टैक्स, सीबीआई के जरिए डरा करके चुनाव जीते जाएं। लेकिन जब जनता खड़ी होती है तो रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में मैं आज इस बात को खत्म कर रहा हूं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। शुक्रिया।